पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना महामारी से जितनी तेजी से भारत उबर रहा है या बाहर आ रहा है, उतनी ही जल्द अर्थव्यवस्था में भी तेजी आ रही है। निवेशकों और उद्योग जगत की सकारात्मकता के साथ ही सरकारी खर्च के चलते भारत वित्त वर्ष 2021 से 22 में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने भी भारत की विकास दर को इसी दायरे में रखा है। इस बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के मुद्रीकरण के फैसले से अर्थव्यवस्था को तेजी से गति मिली है। इसका पूरी दुनिया ने स्वागत भी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि पारदर्शिता न होने की वजह से बैंकिंग सेक्टर में पहले दूसरे ही प्रक्रिया इस्तेमाल में लाई जाती थी और ऐसे में जिसके चलते एनपीए का दायरा बढ़ता ही गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से चीजों को सुधारा है और केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि राज्यों का पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए इस महीने उन्हें 95,000 करोड़ रुपए कर के हिस्से के रूप में जारी किया जाएगा। दरअसल इसमें एक एडवांस किस्त भी शामिल होगी। ये बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की थी। ये बैठक कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की रिकवरी को लेकर थी। उन्होंने कहा कि राज्यों ने अनुरोध किया था कि संकलित कर राजस्व में हिस्सेदारी के एडवांस भुगतान से उन्हें पूंजीगत व्यय में सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि एक महीने की एडवांस किस्त मिलने से राज्यों के पास पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त राशि होगी, जिसका इस्तेमाल वे ढांचागत आधार खड़ा करने में कर सकते हैं। सीतारमण ने साथ ही कहा कि इस बैठक में 15 मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और 3 राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व उनके वित्त मंत्रियों ने किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बैठक का संदर्भ कोविड-19 और दूसरी लहर के बाद आर्थिक वृद्धि में आई मजबूती है। हालांकि ये वक्त वृद्धि को बनाए रखने और इसे दोहरे अंकों में ले जाने के तरीकों पर ध्यान देने का भी है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में निवेश और विनिर्माण और कारोबारी गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर राज्य की राय जानने की भी कोशिश की गई। दरअसल देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने से अर्थव्यवस्था एक बार फिर से सबसे तेज ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था की राह पर लौट आई है। भारत में त्योहारों का सीजन गणेश चतुर्थी से शुरू होता है और दीपावली तक बना रहता है। इस बीच बाजार में मांग बढ़ जाती है और लोग जमकर खरीदारी करते हैं। धनतेरस और दीपावली जैसे त्योहारों के दिन तो खरीदारी आसमान छूती है। जब मांग बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी मजबूती देखी जाती है। अगस्त में अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिए तो इसमें 11.9% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में 40% हिस्सेदारी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का आउटपुट 11.6% तक बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीने में जब खरीफ की फसल उतरेगी तो इसके बाद ग्रामीण आय और मांग भी तेजी से बढ़ेगी। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डॉलर के साथ ही सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। पिछले वित्त वर्ष में 82 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी एक रिकॉर्ड पर रहा है। भारत की तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था के पीछे तेजी से बढ़ते निर्यात का भी हाथ है। सितंबर महीने में भारत का एक्सपोर्ट 23% तक बढ़ गया और ऐसे में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे बैंकों की क्रेडिट में बढ़ोतरी भी एक वजह है। पिछले कुछ महीनों में बैंकों ने जमकर लोन बांटा था और बताया भी जाता है कि जिससे बाजार में जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी बनी हुई है।
तो क्या अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आ रहा है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। और साथ ही साथ अजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपका भी बहुत स्वागत है। महेश वर्मा जी, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से मतलब तेजी आ रही है, उछाल आ रहा है, बेहतरी की ओर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इसके क्या कुछ कारण हैं और क्या वाकई जो सरकार की नीति रही है, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो वाकई काबिले तारीफ रही? जी निश्चित रूप से इसको अगर किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो इस देश में जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक पारदर्शी और काम करने की जो उनके जुनून है, और उसके साथ धन्यवाद उन लोगों को भी करना चाहिए जो एक देश के 130 करोड़ जनता है, जो उनके नेतृत्व में कहीं भरोसा करती है, या कहीं लॉकडाउन की बात हो, या कभी वैक्सीन की बात हो, या कभी जिस तरह से हमें देश को बचाने का एक मुहिम उन्होंने छेड़ी थी, उसमें जिस तरह से जनता का पार्टिसिपेशन और भागीदारी मिली, तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद भी वो लोग सफल नहीं रहे। बहुत ऐसे हमारी राजनीतिक पार्टियां रही जो चाह रही थी कि इस कोरोना काल में हम अपने दुष्प्रचार के जरिए राजनीतिक फायदा उठाएं, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आ सकी। तो सबसे पहले तो इस चीज के लिए अगर धन्यवाद करना चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए, तो वो जनता जनार्दन को करना चाहिए, जो इस बार उसने अपने कहीं बुद्धि, विवेक और कौशल का परिचय दिया। दूसरी बात जो आपने कभी जैसे बताई कि भी देश में अर्थव्यवस्था की जो हमारी हालत सुधर रही है, उसकी अगर कहीं कंपैरिजन करें, ये उस हालत में है जब ना कोई करप्शन है, ना कोई भ्रष्टाचार है, ना किसी दामाद को कुछ आवंटन होना है, ना किसी परिवार को कुछ दिया जाना है, ना इस देश से पर डे $200 करोड़ बाहर भेजने की कोई ये है, ना कोल बेचा जा रहा है, ना एयर बेचा जा रहा है। ये उस स्थिति में हमने ये उपलब्धि हासिल करी है जब कोरोना काल में कई देश बर्बाद हो चुके हैं, कई डेवलप कंट्रीज जो है उनकी हालत खराब हो चुकी है। पड़ोसी है देश पाकिस्तान, जहाँ 150 रुपए लीटर तो पेट्रोल बिक रहा है और 125 रुपए जो है डीजल बिकता है, जहाँ पे 100 रुपए किलो आटा हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग अगर कहीं इस चीज को, अर्थव्यवस्था को मजबूत रख पाए, ये कुछ हम अच्छा कर पाए हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से ये जनता जो है देश की, वो समझती थी कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह का आग्रह होता था, निवेदन होता था, उसके ऊपर वो खरी उतरती थी। इसका परिणाम आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। अजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र महेश वर्मा जी कह रहे थे कि सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, और कुछ इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार के मुद्रीकरण के फैसले से अर्थव्यवस्था को तेजी से गति मिली है। कैसे कांग्रेस देखती है इसे? देखिए नेहा जी, 2-3 बातें इससे जुड़ी हुई है। पहले तो आर्थिक परिस्थितियां क्या है पूरे देश में, हम जब बाजार में जाते हैं और जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो सबको समझ में आ रही है कि आंकड़ों का खेल अलग है और वास्तविकता के धरातल पर जब हम जाएंगे तो जिस तरह से लोग फेस कर रहा है, चाहे वो नौकरियों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, या नए नौकरी प्रोडक्ट की बात हो, या छोटे एमएसएमई और लघु उद्योग हैं उनकी हालात की बात यदि हम करेंगे तो हाँ, कुछ सेक्टर में जरूर थोड़े सुधार हो रहे हैं, और सुधार उस स्तर पर है जिस स्तर पर कोविड से पहले के जो परिस्थिति थी वो नहीं है। कोविड के कारण जो चीजें नीचे हुई थी उससे यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं और उस जीडीपी के उस रूप से, तो निश्चित तौर पे थोड़े से सुधार दिखते हैं। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब सारी चीजें एकदम ठप हो जाए और जो हमारी 32 लाख करोड़ रुपए की जो जीडीपी हमारे देश की होती थी वो 28 लाख करोड़ पर आ गई यदि, तो निश्चित तौर पे उससे जब हम ऊपर उठेगी तो ये दिखेगा कि जंप दिखता है कि ये 7%, 6% की वृद्धि हुई। लेकिन वो वृद्धि तुलनात्मक दृष्टिकोण से 2 फरवरी 2020 में जो स्थिति हमारी थी, क्या उस स्थिति पर हम आ गए हैं?
क्या हमारी टोटल जीडीपी जो 34 लगभग 32 लाख करोड़ रुपए से ऊपर थी, क्या वहां पर पहुंच गए हैं हम? ये अभी बहुत दीवा स्वप्न है और बहुत दूर है। कोविड ने निश्चित तौर पे बहुत मारा है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन साथ में इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, जिसमें कई सारे इनके एडवाइजर, कई सारे इनके वित्तीय सलाहकार छोड़कर चले गए और वो लगातार वो सजेशन देते रहे। फरवरी 2020 से पहले, कोविड के आने के पहले की भी जो परिस्थिति थी वो बहुत दर्दनाक और बहुत ही भयावह। आज उसका परिणाम ये देश झेल रहा है और ये कोविड के पीछे छुप करके अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास किए। उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक रोजगार के सेक्टर की मैं बात करता हूँ। पिछले महीने सितंबर में रोजगार का जो आलम था वो था सितंबर में 6.86% जो है बेरोजगारी दर थी, जबकि इस महीने अक्टूबर महीने में यदि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोजगार से भी है, एम्प्लॉयमेंट से है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हुआ? यदि एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब सामान्य लोगों के हाथ में उसका लाभ नहीं मिल रहा है, और यदि उनको लाभ नहीं मिलेगा तो जो अर्थव्यवस्था अभी दिख रही है वो बबल पर है, अस्थायित्व, उसको टिकाऊपन नहीं मिलेगा। टिकाऊपन कब मिलता? जब महंगाई, बेरोजगारी के डाटा आते और लगता कि कुछ लोगों को रोजगार मिला है। अक्टूबर में जो आया है पिछले महीने 7.7%, ये 75 साल में 70 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात जिस तरह से आपने की थी 10 सेकंड सिर्फ, उसमें पिछले महीने 6.06, जो ऑलरेडी बहुत सर्वाधिक था, लेकिन इस महीने तो और हालत विकराल हो गई है। 7.91%, मतलब लगभग 8% की बेरोजगारी दर है। जब उनको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो क्या खर्च करेंगे? कैसे अर्थव्यवस्था में मोमेंटम आएगा? डिमांड कैसे जनरेट होगा? डिमांड नहीं होगा तो फिर बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक है। महेश जी सुन रहे हैं आप, के लिए बहुत अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं आप भले ही इसे उपलब्धि मान रहे हो, लेकिन जो हालात है देश के, जो बेरोजगारी को लेकर जो देश के हालात है वो सही नहीं है। इससे पहले अगर आपको याद होगा, अरविंद सुब्रमण्यम भी ये कह चुके हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी में मत जाइए, आंकड़े होते कुछ है, बताए कुछ जाते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं सर? बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई की अगर हम बात करें वो अपने चरम पर है, लेकिन सरकार तो इसे एक उपलब्धि मान रही है। नहीं, हम उपलब्धि किसी भी तरह से नहीं मान रहे। हम तो हिम्मत नहीं आ रहे हैं। हमने पूरी अपनी सक्षमता के साथ देश को हर हाल में दुश्वारियों से बाहर निकलने के लिए हर संभव जो हमने कोशिश करी है उसका नतीजा है। अब रही बात की बेरोजगारी की, जो इन्होंने आंकड़े दिए वो आंकड़े गलत है। अगर इस महीने आप निकालेंगे तो 4.7 पे है, और हमारा जो सर्विस इंडस्ट्री है वो, ये जनसत्ता का आज का रिपोर्ट है, मैं कल का रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। आज का जनसत्ता आप उठाइए, एडिटोरियल पेज में जाइए, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है ना, जनसत्ता का है। आप ही का जो इकोनॉमी का डाटा सरकार ने रिलीज किया है बेरोजगारी पर, वो डाटा है। फिर ऐसे अब मैं कहूँ, आप तो वरिष्ठ पत्रकार मने व्यक्ति हैं, भाजपा के एक रिस्पॉन्सिबल नेता है, प्रवक्ता है, तो आपको ऐसे नहीं डाटा को ऐसे ही फर्जी कर देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जनसत्ता का आज का रिपोर्ट है, सुनिए, मैं आज का ही रिपोर्ट आप पढ़िए अभी, और मैं आपको भेजता भी हूँ, आप बड़े भाई हैं, आपको डाटा भी मैं भेजूंगा। देखिए आज का जनसत्ता का जरिए बताना चाह रहे हैं, यदि आपका कैमरा मैन आंकड़े दिखा सकता हूँ। आज का एडिटोरियल है और सरकार का सीएमएसी, ये मेरा नहीं है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा अक्टूबर महीने का भी मैं तवज्जो देते हुए मैं कहूँगा कि सच नहीं बोली सरकार, नहीं है बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोला ये उस तरह से नहीं है जैसे कि यूपीए सरकार के दौरान जो है। नहीं, इसको स्वीकारिए, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का, अजय उपाध्याय का, नेहा जी का और वर्मा जी का नहीं, ये आपके सरकार का आंकड़ा है। मैं उसको, भारत की जो व्यवस्था है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये बात जनता को भ्रमित होती है, जनता ऐसे नहीं। नेहा जी, वो विश्व के हर एक इंस्टीट्यूशन, या वो विश्व बैंक हो, IMF हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक रेपुटेशन है, जो कोई प्रेडिक्शन करती है, जो आकलन करती है, या वो कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, जहाँ रिसर्च होता है। अब इनके रिसर्च तो इनके राजनीतिक कारणों से है, मेरे रिसर्च नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी का ये डाटा है, सस्टेनेबल कोई इकोनॉमी है जो सरकार का ये तंत्र है, कि ना बोले। अजय उपाध्याय जी, ये जो कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आई है,
सर, त्योहारी सीजन है, जिस बात का जिक्र आपने पहले भी किया था, और त्योहारों के अंदर गणेश चतुर्थी से जब त्योहारों का सीजन शुरू होता है, दीपावली तक ये त्योहार चलते हैं, इस बीच बाजार में मांग तेजी से बढ़ती ही है। और ये क्या एक नेचुरल चीज है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी आई है, या फिर वाकई आपको लगता है कि जो सरकार है वो इस तरफ ज्यादा फोकस कर रही है? तमाम इससे पहले हमने देखा कि कोरोना काल में भी विशेष पैकेजेस दिए गए, एमएसएमई सेक्टर को उभारने के लिए भी कहीं ना कई कोशिशें की गई, निर्मला सीतारमण की तरफ से तमाम बैठकें की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर खास तौर पे सजग दिखाई दिए। क्या ये जो दूरगामी परिणाम की बात सरकार की तरफ से की जा रही थी उसके परिणाम है, या फिर जो दीपावली और जो तमाम त्योहार अब इस बीच पड़े उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक तेजी देखी जा रही है? देखिए नेहा जी, दो चीजें हैं। पहली बात तो बीच में चूंकि 1.5 साल से सारा काम धंधा हर आदमी का ठप पड़ा हुआ था, आदमी भी बाहर निकलने की स्थिति में नहीं था, और निश्चित तौर पे जिनके पास जो भी थोड़े बहुत इनकम थे उसको कहीं ना कहीं भविष्य के चीजों को ध्यान में रख करके मार्केटिंग करने की परिस्थिति में नहीं था। इस बार का त्योहार थोड़ा त्योहार की तरह दिखा, नहीं तो इससे पहले जिस तरह से हाहाकार मची हुई थी तो मार्केट भी पूरी तरह ध्वस्त था, जो स्वतः संचालित हुआ है। इसमें मेरा आपका सबका रोल है, और मैं नहीं मानता कि कोई पॉलिसी लेवल पे इतना बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज आया जिसके कारण ये मैंने कहीं ना कहीं मार्केट को बढ़ाने का सरकार ने काम किया है। जो डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस सरकार ने किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो पहले बिकेगी, फिर पैसे आएंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट होंगे, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस जरूर हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमी की अभी जो बढ़त दिख रही है वो एकदम चूंकि नीचे जा चुकी थी, तो निश्चित तौर पे जैसे मार्केट खुला है सारे लोग कहीं ना कहीं प्रयास करने लगे मार्केट में छोटी बहुत जो प्रयास जिनके इनकम था वो इनकम को किया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जो मैंने फिर कही और फिर कहूंगा कि अभी सरकार को चाहिए था शॉर्ट टर्म इंगेज करने के लिए 60 लाख सरकारी नौकरियां जो है खाली पद हैं, हाँ। यदि उसको भर दिया जाता तो लोग जो है उसमें डिमांड जनरेट करते। सरकार को भी निवेश करने की जरूरत है। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण है, केंद्रीय सरकार के अंदर 8,72,000 जो है सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। यदि सरकार वहां भी लोगों को इंगेज करे तो उससे भी जो जनरेशन होगा, जो इनकम जनरेट होगा, वो इनकम का लाभ मार्केट को होगा, डिमांड जनरेट होगा। डिमांड जनरेट नहीं होगा तो ये इकोनॉमी का जो एक अलग तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है भारत के लिए, जो आने वाले भविष्य में बहुत ही ज्यादा दुरूह होगा और बहुत ही ज्यादा कहीं न कहीं अराजक स्थिति पैदा होगी। इससे बचने के लिए सरकार को एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म दोनों पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार को इसमें कोई चिंता नहीं, उसको सिर्फ सियासत करनी है, चुनाव लड़ना है। जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनको खुद इकोनॉमी का ABCD नहीं समझ में आता है। जो अच्छे लोग इनके पास थे, ऐसा नहीं है देश में नहीं है, देश में एक से एक अच्छे लोग हैं, एक एक करके उनको छोड़ना पड़ता है, और जब भी वो छोड़ते हैं तो सच्चाई इन्हीं के लोग होते हैं। छोड़ने के बाद वो बताते हैं कि भाई सरकार मानती ही नहीं, कोई बात जिद है PMO के अंदर, किसी का नहीं चलता है, और वो नन इकोनॉमिक बैकग्राउंड इस पे महेश जी से रिएक्शन ले लेते हैं। महेश जी, आम लोग परेशान हैं। GST और नोटबंदी दोनों से देखिए क्या हानि हुआ, जबकि बढ़ाना चाहिए था, इकोनॉमी ग्रो करना चाहिए था। हाँ, ये कोविड कारण है और उसको हम लोग स्वीकारते भी हैं, लेकिन कोविड को हम रिकवरी रेट सर वो भी एक दौर था जब हमने माइनस में अर्थव्यवस्था को देखा है सर, माइनस में अर्थव्यवस्था को देखा है सर, वो भी एक दौर था, और उससे जब उभरी है तो जाहिर तौर पे अप्रिशिएट तो किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। महेश वर्मा जी, ऐसा नहीं है सर, पहली बार अजय उपाध्याय जी सवाल उठा रहे हैं निर्मला सीतारमण के नॉलेज पर, या फिर उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया, वो इतने बेहतर तरीके से काम कर पा रही हैं, अब इन्होंने सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि सर उन पर सवाल उठाए जा चुके हैं। सवाल अब इस बात को लेकर है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी, और उसके लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है? क्योंकि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। बीच में कोरोना काल आया, लेकिन उससे पहले भी अर्थव्यवस्था का बहुत बेहतर हालात नहीं थे सर। अब क्या रोड मैप है सरकार के पास? नेहा जी, पूछना चाहिए, सवाल अच्छा है कि भाई 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, या हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। और ये सवाल अगर उठता है तो उसके जवाब देना भी जो है, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जो है सत्ताधारी पार्टी है, तो उसका लाजमी है। अब ये जो अर्थव्यवस्था मजबूत है, या 5 ट्रिलियन जो हमारी अर्थव्यवस्था का
एक मजबूत स्थिति बनती जा रही है, उसके कारण है। उसके कारण है कि जो सबसे बड़ा जीडीपी में कंट्रीब्यूटर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जहां पे 18 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाओं को हमने अंजाम दिया है। उसमें किसान सम्मान निधि भी है। तो सवाल यह है कि अगर आप वहां पे कहीं किसान को या खेतिहर मजदूर को किसी तरह से अगर उसको सहारा देते हो तो उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी ताकत, उसको थोड़ा सा ताकत देने की जरूरत थी। और उस ताकत का नतीजा क्या हुआ कि वो इतने बड़े परफॉर्मर निकले कि हमें मालूम नहीं था। तो अभी जो आपको जीडीपी में कहीं बढ़ोतरी दिखाई देगी तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्रमुख। एग्रीकल्चर सेक्टर तो सर कोरोना काल में भी हमने देखा कि अच्छा ही रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं उसका उसमें कारण है ना, कमी नहीं थी। उसका कारण उसको हमने ध्वस्त नहीं होने दिया नेहा जी, उसको हमने ध्वस्त नहीं होने दिया। इसी तरह से आप देखिए कि जो अनऑर्गेनाइज एरिया के लोग थे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, कुमचे वाले, उनके लिए हमने कर्मयोगी जो हम पेंशन योजना लेकर आए, अब उनको पैसे मिल रहे हैं, अब वो सस्टेन कर रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं उस चीज को, अपनी जो चीज को लगा रहे थे, कर रहे थे। मान लीजिए कि अगर कोई कुमचा वाला है, अगर उसको हमने थोड़ा बहुत आर्थिक मदद कर दी तो उसकी वजह से वो फिर उसी चीज को करेगा, ना कि वो उसको बंद करके मजदूरी करने लगेगा या कोई और काम करने लगेगा। तो उसका जो छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय था उसको कहीं सस्टेन किया। तो ये आर्थिक जो हमें मजबूती मिली है वो कहीं ना कहीं ऐसे वित्त मंत्री के, जिसके लगातार काम करने का 18-19 घंटे काम करने वाले वित्त मंत्री के ऊपर अगर इस तरह के सवाल खड़े करते हैं लोग, जो विदेशों में घूमते रहते हैं अपने मौज मस्ती के लिए, जिनका कुछ अता पता नहीं है, वो लोग जो है देश के वित्त मंत्री पे सवाल खड़े करें, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए सवाल सर खड़े होते रहते हैं, वो ये है लेकिन जाहिर तौर पर अब एक बड़ी चुनौती भी है आप लोगों के सामने कि कैसे अर्थव्यवस्था को और बेहतर किया जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में इतना ही, नमस्कार।